सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मल्टीपल टाइम आपसे पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसको समझेंगे। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो हम वन बाय वन करेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को किया है। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, चैप्टर वाइज हो चाहे नॉर्मल भी क्वेश्चंस हो, वो हमने इस चैनल पे किए हैं। और एक वीडियो है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स जो आपके आने के चांसेस है एग्जाम में, उस पर भी वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई वीडियो कोई अपडेट होता है सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के, जो भी उनके नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ पे आपको क्या है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो ये क्वेश्चन आपको आता है 15 मार्क्स में, बहुत बार पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, इसके फीचर्स बताओ, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। एडवांटेजेस पूछ लेते हैं या बेनिफिट पूछ लेते हैं, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस के आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक को यहाँ पे करेंगे। एंड 5 मार्क्स में आपको इसी क्वेश्चन से पूछा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग, या फिर फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, या फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आपने ये किया हो। इस वीडियो में ध्यान से समझो इसको, आपका ये टॉपिक यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने से पहले हम मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोड्यूस करने की एक और यूनिट को। अगर आप एक ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपकी उस ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कह रहे जब एक कंपनी प्रोड्यूस करना चाहती है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो कॉस्ट जो वेरी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो अब देखो आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाया तो कॉस्ट बढ़ी, और कौन सी कॉस्ट बढ़ी, जो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड वाली तो सेम ही रही ना। जो आपने एक प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना था तो कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है ना, बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ चाहे घटाओ। तो आपने 3 प्रोडक्ट बना लिए ज़्यादा, 4 प्रोडक्ट बना लिए ज़्यादा या बढ़ा लिए ज़्यादा, तो होगा क्या, कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड या वेरिएबल वाली। ठीक है, एग्जाम्पल ये देख सकते हो और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो एक कंपनी है वो 1000 साइकिल बनाती है और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर साइकिल पे 400 रुपये लगती है। अब हुआ क्या, तो 400 के हिसाब से 400 रुपये लग रही है और 1000 साइकिल बनाएगी वो 4 लाख हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो इसमें 1,50,000 लगती है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 4 लाख ये और 1,50,000 ये, तो 5,50,000 हो गई। अब मान लो कंपनी को एक ज़्यादा साइकिल बनानी है, 1 मोर साइकिल बनानी है, तो 1001 साइकिल्स उसको बनानी है। ठीक है, तो अब देखो 1001 साइकिल अगर उसको बनानी है और 400 रुपये एक साइकिल का उसको पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई किया उसने तो उसका क्या आ जाएगा, 4,04,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 लाख वही और 400 रुपये और लग जाएंगे उसके, क्योंकि एक साइकिल उसने और बनाई। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पे वही रहेगी 1,50,000। तो टोटल कॉस्ट क्या है, देखो कितना आया, अब 400 रुपये और ऐड हो गए। पहले 5,50,000 था, अब क्या है आपका 400 रुपये और ऐड हो गए। तो दैट मीन्स कितने से चेंज आया, पहले 5,50,000 था, अब क्या है 400 रुपये इसमें और ऐड हो गया, तो डेफिनेटली 400 क्या है सिर्फ चेंज आया। तो यही क्या होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट, वो कॉस्ट जो 1 एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी लग रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब देखते हैं फिर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है जो, इसका अगर हम मतलब समझें, एक टेक्निक है ये। पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। ये जो टेक्निक है ये मैनेजमेंट की ना हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ये सबसे पहले सेपरेट करती है फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को क्लियरली, जिससे हमारी हेल्प हो जाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट में चेंज आता है जब भी आप प्रोडक्शन या फिर आउटपुट में चेंज लाते हो। प्रोडक्शन 10 साइकिल की कर रहे थे, अब 12 साइकिल की कर रहे हो, या फिर आउटपुट आपका पहले 50 था अब 60 आ गया। तो इनके बढ़ने घटने से प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, इसको जानने के लिए या इसमें हमारी हेल्प करता है कौन,
मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो फीचर्स अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले ये हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। Marginal costing is not a full costing system like job costing, process costing. It is a special method used by managers to take decisions like setting price, controlling cost, etc. कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा नहीं है लाइक जॉब कॉस्टिंग था, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग था, बल्कि ये स्पेशल मेथड है जिसे मैनेजर यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कैसे, किस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि प्राइस को सेट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, कह रहे हैं इसमें हम सेपरेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट में एंड वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है आउटपुट के बढ़ने घटने से। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि क्या है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसे ट्रीट किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट एंड शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मार्जिनल कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को जैसे कि रॉ मटेरियल का, ठीक है, इनका जो कॉस्ट होती है इसे काउंट किया जाता है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट है इसे इंक्लूड नहीं किया जाता प्रोडक्ट की कॉस्ट में। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक चाहे फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, एटसेट्रा हो, आर वैल्यूड एट मार्जिनल या फिर वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसको वैल्यू किया जाता है मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है, नॉट एट टोटल कॉस्ट। फिर है फिक्स्ड कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है जो जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इसे हम ट्रीट करते हैं एज अ पीरियड कॉस्ट, ठीक है। जब आप क्या है व्हेन दे आर राइट ऑफ इन द सेम पीरियड, मतलब कि उसको क्या आप सेम पीरियड में राइट ऑफ करोगे जब आपने उसको स्पेंड किया है, ना कि उसको ऐड करोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो कंट्रीब्यूशन आपकी हेल्प करता है चेक करने में प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है दैट मीन्स प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीचर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। कह रहे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है ये हम डिसीजन लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे। स्पेशली ये हेल्पफुल होता है जब आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है सेट करनी है। फिर आपको एक ये भी इसमें पॉइंट बनता है कि हाउ प्रॉफिट इज असर्टेन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, कि अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है, कंट्रीब्यूशन पता लगता है, तो इसमें पता कैसे लगता है, कैसे आप देखते हो प्रॉफिट कितना हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अभी फॉर्मूला क्या है, S माइनस वी इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी। अब S मतलब सेल्स, तो वही देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हो, V से वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, ठीक है। और F क्या है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, और P क्या है आपका प्रॉफिट है। तो आप देखो अब इसी फॉर्मूले को क्या है कैसे लिखा जा सकता है, S माइनस वी क्या हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या है याद रखना है, प्रॉफिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे आप प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास S पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले से प्रॉफिट को निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है 2000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसका ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसके ₹6, फिक्स्ड कॉस्ट है 5000। तो देखो सेलिंग प्राइस था आपको चाहिए है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखो 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने और सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो 20,000 रुपये लगेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या है 6 रुपये है, कितने यूनिट थे 2000, तो 12,000 आ गया, ठीक है। तो अब सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर देते हैं 5000 और कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया ना आपका। तो आप इस तरीके से या फिर उस फॉर्मूले में आप क्या इसको लिख सकते हो सेल्स, ठीक है, माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू लिख के फिक्स्ड कॉस्ट लिख दो और माइनस पी लिख दो। उस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये देखो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्या है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप उस इक्वेशन के थ्रू अगर निकालोगे तो आपको क्या है पता लग जाएगा, ठीक है। अब तो प्रॉफिट आपका 5000 निकल रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स हुई है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल गया, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट भी हटा दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछे थे इसके एडवांटेजेस भी बताओ फिर, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सिंपल ईजी टेक्निक है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है यूज़ करने में, ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये आपकी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैनेजर्स को जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं जैसे कि सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, ये चूज़ करना कि यार बाय करें कोई चीज़ को या खुद बनाएं,
ये चूज़ करना कि भाई सेलेक्ट करना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उनका कौन सा है, ठीक है, यूजिंग प्लांट कैपेसिटी बेटर, एक्सेप्टिंग ऑर्डर एट लो प्राइस। तो ये सारे डिसीजन रिलेटेड क्या है, आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हेल्प से डिसीजन ले सकते हो। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ना डिवाइड करती है कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में। तो ये हेल्प करती है मैनेजर की कि वो फोकस कर सकता है कंट्रोल करने में वेरिएबल कॉस्ट को एंड इम्प्रूव कर सकता है अपनी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग ना हेल्प करती है मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, कि भाई जब बना रहे हैं कि क्या प्लान होना चाहिए, किस अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग भी क्या है ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की। ये इट शोज द रिलेशनशिप, क्योंकि ये बताती है ना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आपकी प्रॉफिट प्लानिंग में ये हेल्प हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रेक इवन चार्ट्स हो गए, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स हो गए। ठीक है, इससे आप प्रॉपर क्या है प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हेल्प होती है मैनेजमेंट की कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके कि प्रोडक्शन कितनी करनी है, कैसे यूज़ करना है लिमिटेड रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। नेक्स्ट है आपका नो अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। कह रहे फिक्स्ड ओवरहेड्स को यहाँ ट्रीट किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट एंड राइट ऑफ किया जाता है सेम पीरियड में जब वो क्या है अक्कर हुआ है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होती है ओवर एंड अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स की। नेक्स्ट है वर्क वेल विद अदर टेक्निक्स। कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ किया जा सकता है बाकी कॉस्टिंग के टेक्निक्स के साथ, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया और बजटरी कंट्रोल हो गया। ये टेक्निक्स इकट्ठे काम करके बेटर कॉस्ट कंट्रोल और प्लानिंग में क्या आपकी हेल्प करती हैं। यूजफुल फॉर प्राइसिंग डिसीजन। कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है फिक्स करने में प्राइस को लॉजिकली, स्पेशली जब क्या है आपको ये देखना है कि भाई जब रिसीव कर रहे हो आप ऑर्डर, ठीक है, अलग अलग जगह से, तो यहाँ पे राइट सेलिंग प्राइस क्या होगा वहाँ पे ये आपकी हेल्प करती है डिसाइड करने में। नेक्स्ट है आपका इसकी लिमिटेशंस आपको बतानी है। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है आपका डिफिकल्ट टू डिवाइड कॉस्ट। कह रहे हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में कैसे कॉस्ट को डिवाइड करना है, ये कभी कभी क्या है कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। सम कॉस्ट क्या है मिक्स्ड होती हैं, तो कैसे वहाँ पे क्लासीफाई करें, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी कंफ्यूजिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ड टू अप्लाई इन सम इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज में लॉट्स ऑफ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है फिर यूजफुल नहीं होती। नेक्स्ट है इग्नोर टाइम फैक्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसिडर नहीं करती है टाइम टेकन कितना लिया जा रहा है कंप्लीट करने में एक जॉब को। नेक्स्ट है इसी के अंडर एक जॉब, जैसे यही पॉइंट है, अ जॉब दैट टेक मोर टाइम। मान लो एक जॉब है वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसके हायर कॉस्ट आएगी, बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है ये चीज़ को नहीं रिफ्लेक्ट करती। नेक्स्ट है नो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव एनी स्टैंडर्ड फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस। इसने आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके नहीं दिया कि कैसे आप परफॉर्मेंस को अपनी चेक करोगे। अब जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, बजटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है, उस बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता लगेगा सेलिंग प्राइस क्या सेट करे, कितना आपके प्राइस क्वांटिटी इनमें क्या है चेंज अफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक फिक्स्ड कॉस्ट अजम्पशंस। ये अज्यूम किया जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, बट एक्चुअल में क्या है कभी कभी वो भी अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल के बेसिस पे चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है इग्नोर कंट्रोल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर करती है इस फैक्ट को कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग वे ऑफ फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। कह रही है अज्यूम करती है कि इफ द प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्टिंग, कि मान लो प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्टिंग से तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, बट दिस में स्टिल लीड टू लॉस। हो सकता है उस टाइम भी लॉस हो, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है फुल्ली रिकवर्ड ना हो रही हो। ठीक है, उस टाइम पे तो समरी देख लेते हैं हम जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक थी जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को क्या है चार्ज किया जा रहा था प्रोडक्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जा रहा था। ठीक है, एंड उसे उसी सेम पीरियड में क्या राइट ऑफ कर दिया जा रहा था। ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली जब बिजनेस चाहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी उसको देखनी है किस प्रोडक्ट में है। फीचर्स में हमने पढ़ा कि सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज कंसीडर करती है, ठीक है, चार्ज करती है प्रोडक्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट के तौर पे माना जाता है। प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। एंड ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड। ठीक है, जो टूल होता है जैसे ब्रेक इवन चार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ्स होते हैं, इनको हम यहाँ यूज़ करते हैं। फिर हमने एडवांटेजेस में पढ़ा कि भाई प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है, या आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है। नो ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स होती हैं। फिर अदर टेक्निक्स के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और प्राइसिंग डिसीजन में ये आपकी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इग्नोर कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को, है ना, सूटेबल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, लेस एक्यूरेट ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आपको लेने हैं, एंड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज जो अगर बना रही है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है प्रॉपरली ये यूज़ करना डिफिकल्ट होता है, एंड नो इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, तो वही है कि इन्वेंट्री वैल्यू इज लोअर एज फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, तो वैल्यू क्या है कम आएगी बिकॉज इसमें क्या है आपने फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या है हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। तो आपका क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग, क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है ये बताना है आपको, एंड इसकी अजम्पशंस बतानी है कि कौन कौन सी अजम्पशंस क्या है ली जाती हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको आया हुआ है, इसको 5 मार्क्स में अलग से भी पूछा गया है कि लाइक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और अजम्पशंस को भी अलग से पूछा और दोनों को इकट्ठे भी पूछा गया है। तो इस अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपका आता है। इससे पहले हमने ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ये सारे किए हैं, तो वो अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। और इस सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, सेक्शन वाइज सारे के सारे हमने क्या इस चैनल पे किए हैं, तो वो सारी आपको जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये क्या होता है इसको समझना। तो देखो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसीलिए हम इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ भी रहे हैं। अब ये हेल्प करता है बिजनेस की ये जानने में कि क्या रिलेशनशिप है कॉस्ट का, सेल्स का और प्रॉफिट का। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई अगर आपको इनके बीच में रिलेशनशिप जानना है कॉस्ट का, सेल्स का, प्रॉफिट का, कि भाई अगर कॉस्ट को बढ़ाया घटाया जाता है तो सेल्स और प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, सेल्स अगर बढ़ती हैं तो कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो इन तीनों का क्या है रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है बिजनेस की कौन, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पे व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो CVP एनालिसिस क्या है, एक टूल है हमारे पास जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन यूज़ करता है इसको, बिजनेस यूज़ करते हैं, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि भाई कितना हमें सेल करना है सो दैट हम इतना प्रॉफिट अर्न करें, तो हाउ मच शुड वी सेल टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपन टू प्रॉफिट इफ़ आर सेल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, अगर आपकी सेल्स इतने से बढ़ती है या इतनी बढ़ जाती है तो आपके प्रॉफिट में क्या होगा, ये आप इसके थ्रू क्या है जान सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉस, कि यार मिनिमम सेल हमें कितनी करनी पड़ेगी सो दैट हम अवॉइड कर सके लॉसेस को। तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स हो गया, ये इन सारी चीज़ों के रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको CVP एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। तो पॉइंट्स ऑफ CVP एनालिसिस अगर मेन पॉइंट्स देखें इसमें, तो ये आपकी हेल्प कर रहा था प्रॉफिट को प्लान करने में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है कि प्रॉफिट अगर हमें इतना चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें, या अगर हमें लॉसेस को अवॉइड करना है, ठीक है, या हमें इतना प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको क्या करना है, तो इसके पीछे प्रॉफिट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे CVP एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। तो मेन गोल क्या है, यही होता है कि अर्न करना है हमें ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके पीछे आप स्टडी करते हो कि कैसे कॉस्ट है, सेल्स हैं, ये अफेक्ट करेंगी प्रॉफिट को। तो ऑब्वियसली बात है ना, प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या समझना पड़ेगा, कॉस्ट और सेल्स, ठीक है। तो CVP एनालिसिस वहाँ आपकी हेल्प करता है। अब ये स्टडी करता है 3 मेन एलिमेंट्स को, अभी हमने देखा कॉस्ट को, सेल्स को और प्रॉफिट को। CVP एनालिसिस शो करता है कि कैसे अगर सेल्स वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके प्रॉफिट में, ठीक है। अब 2 मेन टूल्स होते हैं CVP एनालिसिस के, अगर आपको CVP एनालिसिस करना है तो उसके 2 टूल होते हैं, एक होता है ब्रेक इवन एनालिसिस और दूसरा होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये आपको बताता है इट इज़ अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है या ये आपको वो पॉइंट बताता है जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स अबव ब्रेक इवन, अगर आप क्या है इस पॉइंट से ऊपर सेल्स करते हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट अगर सेल्स इससे नीचे हो रही है दैट मीन्स लॉस हो रहा है आपको। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस अगर हम बात करें तो ये भी एक टूल है। तो ये आपकी हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि प्रॉफिट इंक्रीज कैसे, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा जब सेल्स क्या इंक्रीज हो रही है। जैसे इसका फॉर्मूला आपको पता है, PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये शो करता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, तो ये बताता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स का आपके प्रॉफिट में। फिर है यूजेस ऑफ CVP एनालिसिस, कहाँ आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो देखो जब आप बजटिंग कर रहे हो, प्रॉफिट की प्लानिंग कर रहे हो, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, या डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, ठीक है, या फिर बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आप CVP एनालिसिस का यूज़ करते हो।
अब मेन कंसेप्ट अगर सीवीपी एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे हमने देखा 3 चीज़ों को पढ़ना होता है, कॉस्ट को, वॉल्यूम को, प्रॉफिट को। अब कॉस्ट क्या होती है, वही जो मनी स्पेंड किया आपने गुड्स को, सर्विसेज को बनाने में। वॉल्यूम क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं या फिर सोल्ड किए हैं। और प्रॉफिट क्या होता है कि कितना आपके पास पैसा आया है अगर आप डिडक्ट कर देते हो उसमें से सारी की सारी कॉस्ट सेल्स में से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टूल्स हमने पढ़ लिए, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे क्या है आपकी टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। और इससे ऊपर अगर सेल्स आपकी हो रही है तो प्रॉफिट होगा, इससे नीचे अगर सेल्स हो रही है तो लॉस होगा। पीवी रेशो हमने देख लिया, रिलेशनशिप बताएगा आपको प्रॉफिट का और सेल्स का। ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम बात करें सीवीपी एनालिसिस बिजनेस की हेल्प कर रहा है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में कि हाउ विल चेंज इन कॉस्ट, कि कैसे अगर चेंज करें हम कॉस्ट में, सेल्स में, तो वो अफेक्ट करेगा हमारे प्रॉफिट को। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट कैलकुलेटर। बेसिकली आप ये क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है जो आपकी हेल्प कर रहा है कि आप बेटर तरीके से क्या है प्रॉफिट को प्लान करो एंड स्मार्ट डिसीजन लो। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सीवीपी एनालिसिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, है ना, जो हेल्प करता है बिजनेस की स्मार्ट चॉइस लेने में, अच्छे डिसीजन लेने में, एंड उनका जो प्रॉफिट है वो अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं अजम्पशंस में। तो अजम्पशंस इसके साथ भी पूछ ली जाती है एंड अलग से भी पूछ ली जाती है, तो उस अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अभी तक हमने सीवीपी एनालिसिस का मीनिंग पढ़ा डिटेल में, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ना अजम्पशंस आपको लेनी होती है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेस्ड होता है कुछ अजम्पशंस पे। ठीक है, ये अजम्पशंस क्या है और सिंप्लीफाई कर देती है इसको समझना। ठीक है, और सीवीपी अच्छे से क्या है अप्लाई होता है फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसको शेयर भी करना है, और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। ऐसे ही क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सारे हैं, 15 मार्क्स में ही आते हैं आपको, तो वो हम क्या है 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको ये वीडियोज़ जो भी बनती हैं और जैसे ही अपलोड होती हैं तो वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो असम्पशंस पढ़ते हैं हम सीवीपी एनालिसिस की। पहला बोला है ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो देखो कॉस्ट को या तो हम फिक्स्ड के तौर पे डिवाइड करेंगे या तो वेरिएबल के तौर पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये पढ़ा था कि यहाँ पे कॉस्ट को क्या है डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल में। फिर वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो क्या है चेंज होगी आउटपुट के साथ, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली आपकी बढ़ने वाली है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है सेम रहती है ना, ये पीरियड कॉस्ट के तौर पे हम क्या इसको देखते हैं। ये जो कॉस्ट है ये चेंज नहीं होती है, नो मैटर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कह रहे जो प्राइस है ना जिस पे आप प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हो वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितनी भी आप यूनिट सोल्ड करो उसके साथ कभी भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है चेंज नहीं रहेगा, वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर है ओनली वन प्रोडक्ट इज मेड और सेल्स मिक्स स्टे द सेम। कह रहे एक ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा और जो सेल्स मिक्स है वो क्या है सेम रहेगी। ईदर अ सिंगल प्रोडक्ट इज सोल्ड, और अगर मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट है तो जो रेशो है उसकी वो अनचेंज रहेगी। फिर है प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स रिमेन द सेम। कह रहे जैसे मशीन लेबर एक्सेट्रा इन ये वर्क करेंगे एट द सेम एफिशिएंसी। ठीक है, ऑल द टाइम। नेक्स्ट है आपका ओनली वॉल्यूम अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कह रहे अदर फैक्टर्स होते हैं ना जैसे वो मतलब जो अदर फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन वॉल्यूम का है अफेक्ट करेगा। तो यहाँ लिखा है कि ओनली जो वॉल्यूम है आपका वो अफेक्ट करेगा आपके रिवेन्यू को और कॉस्ट को। फिर है ऑल प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आर सोल्ड। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो क्या है आप सोल्ड करोगे, कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक आपके पास नहीं पड़ेगा। फिर है लास्ट में कि जो ये अजम्पशंस है ना ये सीवीपी एनालिसिस को और सिंपल बनाती है, यूज़फुल बनाती है, जिससे आपकी क्या हेल्प होती है प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में और डिसीजन मेकिंग लेने में बिजनेस में। आपको कर लेना है चैनल को। तो देखो पीवी रेशो पूछा है आपसे। ठीक है, पीवी रेशो को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। देखो द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसे हम पीवी रेशो बोलते हैं ये आपको ना शो करती है रिलेशनशिप किसके बीच का, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स है जो इनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको पीवी रेशो बताती है। ठीक है, इट टेल अस अबाउट, ये आपको क्या है बताती है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स, कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू क्या है इज लेफ्ट बचेगी आफ्टर कवरिंग जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है टू कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है पीवी रेशो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है सेल्स का रोल आता है एंड कंट्रीब्यूशन का रोल आता है। ठीक है, फिर बोला है द रेशो हेल्प टू मेजर, अब जो ये रेशो निकलती है ये आपके हेल्प करती है मेजर करने में सेल्स एंड प्रॉफिट्स को। ठीक है, इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सेल्स रेशो भी बोल सकते हैं। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप पीवी रेशो को
निकाल सकते हो, मतलब पीवी रेशियो निकाल सकते हो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। जैसे पीवी रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 भी कर सकते हो। पीवी रेशियो अगर आपको निकालनी है तो देखो कंट्रीब्यूशन को और कैसे लिखा जा सकता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बस कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय वही जो ऊपर वाले फॉर्मूले में था, नीचे सेल्स लिखी है तो यहाँ भी सेल्स लिख दोगे इंटू 100। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है पीवी रेशियो आप और कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें प्लस कर दो प्रॉफिट और फिर इसको डिवाइड कर दो सेल से और इनटू कर दो 100 से। जैसे यहाँ पे आपको बताया भी गया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या है, यही वाला नेचर क्या है बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पीवी रेशियो को और कैसे निकाल सकते हो, जितना भी चेंज आया है कंट्रीब्यूशन में उसको डिवाइड कर दो जितना भी चेंज आया था सेल्स में एंड इनटू कर दो 100 से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पीवी रेशियो निकाल सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ये थर्ड फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल दे रखी है तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चेंज बताया गया है तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला क्या है, बट इन ये फॉर्मूलेज हैं जिनके थ्रू आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 70 रुपीज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम क्या करते हैं माइनस, तो 100 में से 70 माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 30। तो अब पीवी रेशियो निकाल लो। ऊपर क्या रखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 30 आया है और डिवाइड बाय सेल्स से करते हैं तो सेल्स 100 रुपीज़ है और इनटू कर देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया था ना, ये परसेंटेज आपको बताती है, ठीक है। तो ये रहा, ये बताती है इट टेल अस व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वही है कि आप फिर इसमें इंटू 100 कर रहे हो तो ये 30% आपका आंसर आ गया। दिस मीन्स 30% ऑफ सेल्स गोज टूवर्ड कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, की फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करने के बाद क्या है आपकी 30% ऑफ सेल्स है, ठीक है, एंड मेकिंग प्रॉफिट, और आप क्या है प्रॉफिट कमा रहे हो। अब इंपॉर्टेंस की बात करें अगर पीवी रेशियो में, तो सबसे पहला है ये आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजर क्या है डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रेशियो यूज़फुल होती है मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, प्राइसिंग का डिसीजन हो गया या प्रोडक्शन का डिसीजन हो गया, इन सब में मैनेजर्स की हेल्प की जाती है पीवी रेशियो के द्वारा। फिर है मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये हेल्प करता है चेक करने में कि कितना प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद है शो प्रॉफिट पोटेंशियल, कह रहे हैं पीवी रेशियो शो करती है कि हाउ मच प्रॉफिट डिफरेंट प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट आर मेकिंग, कि कितना प्रॉफिट क्या अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है बना रहा है या कमा रहा है। तो अगर हाई पीवी रेशियो है दैट मीन्स मोर प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं उस कंपनी में या उस बिजनेस में। फिर अगर लो पीवी रेशियो है तो ये लेस प्रॉफिट को शो करता है। कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, कह रहे मैनेजमेंट कंपेयर कर सकता है पीवी रेशियोज को अलग अलग प्रोडक्ट के, सो दैट वो जान सके कि कौन सा मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उनका है। उसके बाद है यूजफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, ये आपकी हेल्प करता है प्लानिंग करने में कि कैसे अचीव करोगे आप अपने प्रॉफिट टारगेट्स को, कैसे ये क्या है इंक्रीज करता है सेल्स और रिड्यूस करता है कॉस्ट को। इसकी हेल्प से आप ये जान सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की प्लानिंग आप अच्छे से कर लोगे। अब ये आपकी कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, यूज़फुलनेस बताते हैं इसकी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यूज़फुलनेस भी पूछी गई थी। तो पहला है कंट्रीब्यूशन। अब फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन का, अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो पीवी रेशियो से आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। तो वही है जैसे हमारा फॉर्मूला होता था ना, पीवी रेशियो निकालनी है तो सेल्स डिवाइड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो इस बार क्या है कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर दो। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे सेल है कंपनी की 1 लाख, पीवी रेशियो दे रखी है 25%, तो सेल्स का 25% निकाल दो, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका। तो भाई पीवी रेशियो से हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या आपको शो कर रहा है कि हाउ मच ऑफ द सेल्स वैल्यू इज अवेलेबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो आप क्या है ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, पीवी रेशियो 25% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 25% 40,000 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपको क्या बता रहा है, दिस मीन्स जो कंपनी है उसको सेल करना होगा गुड्स जो भी वर्थ 40,000 के, सो दैट वो कवर कर सके अपने फिक्स्ड कॉस्ट को एंड अर्निंग स्टार्ट कर सके प्रॉफिट के तौर पे।
फिर है नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कैसे? सेल्स इंटू पीवी रेशो कर दो और फिर जो आंसर आ रहा है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो। एग्जाम्पल, सेल 60,000 की है, पीवी 25% है, पीवी रेशो, एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10,000 है। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, क्योंकि आप यहाँ लिख रहे हो ना कि प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो आप, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सेल्स है 60,000, उसमें से 25% निकाल लो। ठीक है, और जो आंसर आया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो, तो आपका बचा प्रॉफिट। फर्स्ट वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्ट से कैसे प्रॉफिट निकालते, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला किया था, वही वाला ये फॉर्मूला लगा हुआ है। फिर है वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ गिवन प्रॉफिट। तो कह रहे हैं पीवी रेशियो हमारी हेल्प करती है कि कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको प्रॉफिट क्या है कमाना है, तो वो भी आपको इसकी हेल्प से पता लग सकता है पीवी रेशियो से। कैसे? इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपको जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो, पीवी रेशियो से। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप सॉल्व कर सकते हो। फिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कह रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं हम पीवी रेशियो से। कैसे? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये आपको बताता है कि हाउ मच सेल्स ड्रॉप बिफोर, मतलब कितनी सेल क्या है ड्रॉप होंगी जब कंपनी स्टार्ट कर देगी लॉसेस, मतलब जो उसके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे तो कितनी सेल है उसकी जो ड्रॉप होगी। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशो। पीवी रेशो कैन इम्प्रूव्ड इफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। कह रहे हैं अगर कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दोगे तो पीवी रेशो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, अगर आप इंक्रीज कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या फिर आप रिड्यूस कर दो डायरेक्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। फिर आपसे यहाँ यूज़फुलनेस पूछी थी एंड इंपॉर्टेंस पूछी थी। तो यूज़फुलनेस में और अगर हम पढ़े तो ये तो हमने देख लिया कि पीवी रेशियो से क्या क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़फुलनेस ऑफ पीवी रेशियो की बात करें तो ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है, बताने में कि सेल्स का, अगर आपने सेल्स को चेंज किया तो बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ा। फिर ये आपको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, चाहे वो प्राइसिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या कोई सेल की स्ट्रैटेजी बनानी हो। फिर ये अज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप। पीवी रेशियो अज्यूम करता है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा सेम रेट से जैसे सेल्स बढ़ रही है। बट अगर हम बात करें रियल लाइफ में तो भाई ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, समटाइम्स अगर आप कॉस्ट में चेंज करोगे तो प्रोडक्शन क्या है, सेम रहेगा। तो जो रिलेशनशिप है सेल्स एंड प्रॉफिट का, हो सकता है वो स्ट्रेट या फिक्स्ड ना हो। ठीक है, तो ये हम लिमिटेशंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि यूज़फुलनेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये जो यहाँ यूज़फुलनेस लिखी है ना, ये अभी हमने जो ये पढ़ी है वो है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, लिमिटेशंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने। दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट में नॉट बी ट्रूली फिक्स्ड। कह रहे पीवी रेशो ये मानती है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, हमेशा सेम रहती है, बट एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है बहुत सारी रीजनों से। जैसे आपने नई मशीन खरीद ली हो, कोई नए रूल फॉलो करने लग जाओ आप, या प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन के साइज़ में चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, डज नॉट कंसीडर मिक्स चेंजेस। कह रहे अगर जो भी कंपनी है वो सेल करती है बहुत सारे प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन के, तो जब चेंज करोगे आप सेल्स मिक्स में तो ये अफेक्ट करेगा टोटल प्रॉफिट को। पीवी रेशो है जो वो एडजस्ट, मतलब डजंट एडजस्ट फॉर दिस, इसके लिए वो एडजस्ट नहीं करती। सो इट मे गिव अ रॉन्ग पिक्चर। तो हो सकता है वो इसको एडजस्ट ना करे तो फिर रॉन्ग पिक्चर आपके सामने आए। अज्यूम कांस्टेंट सेलिंग प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट। कह रहे पीवी रेशो बिलीव करती है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट अनचेंज रहता है, बट रियल सिचुएशन में प्राइस और कॉस्ट क्या है, चेंज होते हैं इन्फ्लेशन से, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से, कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे। फिर है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कहती है कि जितनी भी मनी है, ठीक है, इट ट्रीट ऑल मनी एज इफ इट हैपन एट द सेम टाइम। बट रियल वर्ल्ड में क्या है, वैल्यू ऑफ मनी टुडे है जो, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी टुमारो में। ठीक है, फिर है मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस। पीवी रेशियो वर्क करता है ज़्यादा सिंपल बिजनेसेस में जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बिग पार्ट होता है, बट उन कंपनीज में जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इतने एक्यूरेटली आपको नहीं शो करेगा। फिर है शॉर्ट टर्म फोकस। पीवी रेशियो ज़्यादा हेल्पफुल होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, ये उस टाइम बहुत ही इफेक्टिव होता है, बट लॉन्ग टर्म डिसीजन में क्या है, बाकी भी चीज़ें देखनी होती हैं पीवी रेशियो के अलावा। मार्केट ट्रेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपटीशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इतना बाकी चीज़ें देखनी होती है, तो शॉर्ट टर्म में क्या है, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फिर है लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर। इवन दो ये शो करती है प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है सेल्स के साथ, बट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि फ्यूचर सेल्स कितनी होने वाली है। फ्यूचर सिचुएशंस को ये क्या है आपके प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि मार्केट में चेंज कितना आएगा, कस्टमर के बिहेवियर में कितना चेंज आएगा, है ना। तो फॉरकास्टिंग के थ्रू, मतलब अगर फॉरकास्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इतना आपको क्या है, ये उतना प्रॉपर फॉरकास्ट नहीं निकाल के देगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने पीवी रेशो देखा। पीवी रेशो
के फॉर्मूलेज देखे, इसके हमने फार्मूला देखे और यूज़फुलनेस देखी एंड लास्ट में हमने इसकी लिमिटेशंस देखी। तो इस टॉपिक से आपको यही क्वेश्चंस आ रखे हैं। 15 मार्क्स में आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठे पूछी गई हैं और 5 मार्क्स में आपको क्या है, मीनिंग पूछा है, पीवी रेशो क्या होता है। और पीवी रेशो का टॉपिक आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े ये सारे आने चाहिए, बिकॉज 5 मार्क्स में पीवी रेशो से एक न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जनरल कॉस्टिंग। तो पहले पूछा गया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी डिटेल में कर लिया है। पीवी रेशो एक पूरा लेक्चर इस पे किया है। इस वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट को देखेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसको भी देखते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कितनी अमाउंट बच गई है आपके पास जब आपने माइनस किया है वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस के साथ। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जितनी अमाउंट लेफ्ट होगी वो क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ये आपकी हेल्प करता है, ये अमाउंट आपकी हेल्प करती है कि आप कवर करोगे फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, एंड देन गिव अस प्रॉफिट। उसके बाद क्या आपका प्रॉफिट होगा। अब फॉर्मूला की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल एग्जाम में भी दे के आ सकते हो। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट आपको 60 रुपीज़ दे रखी है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो 100 में से 60 माइनस किए 40 आंसर, ठीक है। तो दिस ₹40 विल फर्स्ट कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड आफ्टर दैट जो भी होगा वो क्या है, जो बचेगा आपका वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब फिर आपसे बोला था पीवी रेशो, तो पीवी रेशो हमने डिटेल में किया है, आप डिटेल में उस लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे भी हम देखते हैं पीवी रेशो का मतलब होता है, ये पहले तो शो करता है कि हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन वी अर्न फ्रॉम एवरी ₹1 ऑफ सेल, कि हर एक ₹1 ऑफ सेल के बदले आपको कितना आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। ये आपको प्रॉफिटेबल बताता है कि इट टेल अस हाउ प्रॉफिटेबल आर सेल्स आर, ठीक है, कि आपकी जो सेल्स है वो कितनी प्रॉफिटेबल है। फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल दे रखा है। हम यहाँ देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट ना वो लेवल ऑफ सेल्स है जहाँ पे जो बिजनेस है ना वो ना तो प्रॉफिट कमा रहा है ना तो उसका लॉस हो रहा है। इस पॉइंट पे ना उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट के। अब फॉर्मूला की बात करें तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है उसको डिवाइड कर दो पीवी रेशो के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी 20,000 की, पीवी रेशो दे रखा है 40%। तो ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो 20,000 डिवाइड बाय 40%, सो आपका आंसर 50,000 आ जाएगा। सो जो बिजनेस है उसको 50,000 के गुड्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक इवन पे, दैट इज़ टू कवर ऑल कॉस्ट। बट यहाँ पे उसका प्रॉफिट नहीं होगा, बट हाँ उसको कॉस्ट को कवर करने के लिए 50,000 के गुड्स को क्या है, सेल करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना आपको शो करता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्स अ बिजनेस इज मेकिंग अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, की ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कितनी एक्स्ट्रा सेल एक बिजनेस कर रहा है। ये शो करता है कि हाउ सेफ और सिक्योर द बिजनेस, की कितना सेफ और सिक्योर है बिजनेस फेस करने से लॉसेस को, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे पता लगती है, एक्चुअल सेल्स देख लो और ब्रेक इवन सेल्स देख लो कि ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल है आपकी और एक्चुअल सेल्स क्या है। अगर ज़्यादा है एक्चुअल सेल दैट मीन्स कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेफ हो सिक्योर हो आप, ठीक है, लॉस होने से। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ दिया है एक्चुअल सेल 70,000 की थी, ब्रेक इवन सेल्स 50,000 की थी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकल जाएगा, 70,000 माइनस 50,000, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आंसर है दिस मीन्स सेल्स कैन ड्रॉप बाय 20,000 बिफोर द बिजनेस स्टार्ट मेकिंग लॉस। तो 20,000 से अगर नीचे सेल्स ड्रॉप होती है तो फिर बिजनेस क्या है, लॉस में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जो प्रॉफिट बच गया है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है आपको पीवी रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो इसके ऊपर आपको इकट्ठे नोट पूछा गया था 15 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी एनालाइज्ड। कह रहे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले तो आपको ये बता रहा है ना कि कितनी सेल्स क्या है ड्रॉप हो सकती है जब बिजनेस क्या स्टार्ट करने लग जाएगा, लॉसेस को फेस करने लग जाएगा। तो भाई ये क्या होता है, एक टाइप का सेफ्टी क्वेश्चन होता है जो आपको बताता है बिजनेस को, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, भाई रिस्क देखने के लिए, है ना। आप क्यों एनालाइज कर रहे हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, रिस्क देखने के लिए। यार अगर तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है, ठीक है, इवन अ स्मॉल फॉल इन सेल्स, तो अब होगा क्या, अगर थोड़ा सा भी सेल्स में फॉल आता है तो इससे क्या है ज़्यादा लेवल पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो जो मैनेजर है वो यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन क्या है ले सकता है, जैसे कि कॉस्ट को कंट्रोल कर ले वो टाइमली, या फिर सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करे, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 है। अब मान लो जो स्मॉल ड्रॉप भी आता है सेल्स का, ठीक है, तो इससे लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिसीजन की बात करें तो मैनेजर यहाँ पे कॉशियस रहता है, ठीक है, और फिर वो एफर्ट्स डालता है कि भाई सेल्स को बढ़ाना है हमें और रिड्यूस करना है कॉस्ट को। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एनालाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम इसके थ्रू क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड फॉरकास्टिंग करते हैं। और जो बिजनेस है ना वो यूज़ करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सो दैट वो प्लान कर सके कि अगर रोस्ट केस सिनेरियो भी होता है तो वहाँ पे वो क्या है, किस अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। ये आपकी हेल्प करता है सेट करने में टारगेट एंड आपको ये प्रिपेयर करता है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो आप वहाँ पे क्या उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म करोगे। तो डिसीजन की बात करें तो जैसे यहाँ पे मान लो सेल्स है, ये एक्सपेक्टेड है कि फॉल होंगी, तो मैनेजर प्लान करेगा उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस को। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मतलब बिजनेस अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ना, तो इससे आप अपनी एफिशिएंसी को भी एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और कैसे बेटर कर सकते हो ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। कह रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ज़्यादा है तो बिजनेस ना अफोर्ड कर सकता है कि वो रिड्यूस भी कर सकता है प्राइस को, है ना, क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा खासा आ रहा है, तो वो क्या है कम पैसे में भी प्रोडक्ट को ऑफर कर सकता है सो दैट वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। डिसीजन की बात करें यहाँ पे तो इसमें ये देखते हैं कि भाई डिस्काउंट देना चाहिए, सेफ है, रिस्की है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एनालाइज करना इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। इन्वेस्टर हो गया, मैनेजर हो गया, वो यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सो दैट वो चेक कर सके फाइनेंशियल हेल्थ एक कंपनी की इन्वेस्ट करने से पहले। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली ये सेल्स की आपकी सेफ्टी लाइन है ना, ये आपको शो करती है, इट शो हाउ फार वी आर फ्रॉम डेंजर, कि कितना दूर हो आप किससे, लॉस से। सो एनालाइज करना, ठीक है, अगर आप एनालाइज करते हो इसको तो ये हेल्प करता है आपकी कि आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, सेफ रहोगे एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पे 15 मार्क्स में 2 पॉइंट पूछे थे, 2 डिफरेंस पूछे थे, ठीक है, और वैसे 5 मार्क्स में भी अलग से पूछे जाते हैं। तो देखो पहला है आपका डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वो लेफ्ट अमाउंट होती है जो कि आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है। पर प्रॉफिट क्या होता है, वो पार्ट होता है, मतलब कि वो अमाउंट जो बचती है आपके पास डिडक्ट करके दोनों कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, ये दोनों को आप माइनस करते हो सेल्स से तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। फॉर्मूला वही, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता लगेगा। बट अब जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें फिक्स्ड वाला एलिमेंट तो माइनस नहीं किया था आपने, अगर वो भी माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पर्पस की बात करें तो देखो जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसका पर्पस है कि कवर करना फिक्स्ड कॉस्ट को एंड देन अर्न करना प्रॉफिट। बट अगर हम सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो एक्चुअल अर्निंग बताता है ये आफ्टर कवर करके सारे के सारी कॉस्ट। अच्छा, क्या ये इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई फिक्स्ड कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड, बट डेफिनेटली हम प्रॉफिट में इसको कंसीडर करते हैं, दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। स्टेजेस ऑफ कैलकुलेशन की बात करें तो जो अगर हम पहले वाले की बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो ये क्या है, बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट करते हो, और अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो एक कम्स आता है आफ्टर कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद, फिर अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यूज़ इन मार्जिनल कॉस्टिंग, तो देखो जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये हेल्प करता है ब्रेक इवन एनालिसिस में और डिसीजन मेकिंग में, और प्रॉफिट क्या है, शो करता है कि नेट रिजल्ट क्या आया बिजनेस का, प्रॉफिट आया, लॉस आया, ये सब। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सपोज एक कंपनी है वो सेल कर रही है प्रोडक्ट 100 रुपीज़ एंड द कॉस्ट आर, उसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये की है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 की है, और यूनिट उसने सोल्ड किए हैं 1,000। तो कंट्रीब्यूशन देखना चाहोगे तो देखो ₹100 था पर वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो अगर आप क्या है सेलिंग प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे 40 के हिसाब से क्या कितने यूनिट सोल्ड किया आपने 1,000, तो मल्टीप्लाई कर दो 40,000 आ गया। अगर प्रॉफिट देखना है तो अब इस 40,000 में से फिक्स्ड वाली भी माइनस कर दो, फिक्स्ड कितनी है 20,000 है, तो 20,000 माइनस कर दिया तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हेल्प कर रहा है कि आपने ये देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के बाद कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या है फाइनल होता है कि भाई सारी कॉस्ट को कवर करने के बाद आपका कितना पैसा आपके पास बच रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस हमने 5 मार्क्स में जो वीडियो बनाई है उसमें किया हुआ है डिटेल में, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये ऑल कॉस्ट को लेती है, फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये चार्ज करती है प्रोडक्ट को, पर मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करती है प्रोडक्ट को।
फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड कॉस्ट को क्या है, एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे क्या है, ट्रीट किया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखें तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर चार्ज ऑल कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, पहले इसको चार्ज किया जाएगा फिर प्रॉफिट निकाला जाएगा। बट अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जब हम डिडक्ट करते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक इंक्लूड फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट दोनों, बट यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है। यूजफुलनेस की बात करें तो भाई जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है आपकी, ये यूज़फुल होती है जब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर रहे हो आप या टैक्स पर्पस के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए या एनालिसिस के लिए यूज़फुल होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें फुल कॉस्ट इंक्लूजन है। मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी सिंपल है बिकॉज ये फोकस कर रही है वेरिएबल कॉस्ट को। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें तो देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सुटेबल नहीं है ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हमने देखा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस हम करते हैं, है ना, तो ये वहाँ सुटेबल है। और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बोल रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड फुल कॉस्टिंग, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसे हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो। फिर आपको बोला गया था मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस भी बताना है आपको। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है जहाँ पे टोटल कॉस्ट डिफरेंस को देख रहे हैं बिटवीन दो अल्टरनेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल है ना ये। फोकस एरिया देखें तो इसमें फोकस रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन में, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में हमारा फोकस रहता है डिफरेंस क्या आया है टोटल कॉस्ट में बिटवीन जो भी आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे क्या है देख रहे हैं, बट अगर हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग की बात करें तो इंक्लूड और एक्सक्लूड करती है, डिपेंड करता है कि वेदर इट चेंजेस विद ऑप्शंस और नॉट, ठीक है। यूज़ की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज़ होती है, प्रॉफिट प्लानिंग में यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, वहाँ यूज़ होती है जब आपको चूज़ करना है दो या दो से ज़्यादा बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स को। और क्या क्या बोलते हैं इनको, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग बोल सकते हो, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्टिंग को आप इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग भी बोलते हो, ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यू किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट ओनली पे, बट अगर हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग की बात करें तो नो स्टॉक वैल्यूएशन इन्वॉल्व बिकॉज ओनली फॉर कंपेयरिंग डिसीजन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। डिसीजन का बेस क्या रहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेड किया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो के बेसिस पे, इनको देखते हुए। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में डिसीजन लिया जाता है कि कॉस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे लिया जाता है डिसीजन। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो आप मार्जिनल कॉस्टिंग को, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग ना बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। जब मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही हेल्प करती है उसकी। ये हेल्प करती है बिजनेस की कि वो स्मार्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है, ठीक है, किस बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए, पीवी रेशियोज को देखते हुए, ब्रेक इवन एनालिसिस को देखते हुए, है ना। तो एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले जब आपको सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है तब आप इसको यूज़ करते हो। जब कंपनी चाहती है कि डिसाइड करना है उसको कि यार सेलिंग प्राइस रखे क्या हम, स्पेशली जब कॉम्पिटिशन के टाइम पे या फिर जब लो डिमांड है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ हेल्प करती है सेट करने में क्या प्राइस होना चाहिए, बस जो भी है अबव होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट के, एटलीस्ट वो सम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करे, ठीक है। फिर है मेक और बाय डिसीजन, इसमें भी ये हेल्प करती है कि कोई चीज़ को आपको खुद ही बना लेना चाहिए या बाहर से लेना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है डिसाइड करने में कि वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट इंटरनली और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, कंपेयर करके उनकी वेरिएबल कॉस्ट को, है ना। फिर परचेज डिसीजन भी ले लेती है वो। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, कह रहे जब रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स लिमिटेड हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है सेलेक्ट करने में उस प्रोडक्ट को जो आपको हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रहा है ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का। ब्रेक इवन एनालिसिस में हेल्प करती है ये। मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ की जाती है जब आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इस अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ही आपका ये है, प्रॉफिट प्लानिंग में ये आपकी हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि भाई डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना, अगर आप चाह रहे हो तो कितनी आपको सेल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है शट डाउन डिसीजन, अगर बिजनेस फेस कर रहा है लॉस तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है उन्हें डिसाइड करवाने में कि भाई आपको टेम्पररी शट डाउन करना चाहिए या कंटिन्यू रखने चाहिए अपने ऑपरेशंस। फिर है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जब कंपनी क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है डिसाइड करने में कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सो दैट मैक्सिमाइज्ड रहे आपका उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिसीजन ऑन एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर, कह रहे हैं अगर कस्टमर ऑफर करता है स्पेशल बल्क ऑर्डर, ठीक है, एक लो प्राइस पे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ भी आपकी हेल्प करती है चेक करने में कि जो ऑर्डर है वो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, आपकी हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजर्स के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होती है जब सेट करना है प्राइस, ठीक है, कंट्रोलिंग कॉस्ट करनी है, प्रॉफिट को बढ़ाना है या प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है, ठीक है, या ऑल्टरनेट के बीच में कुछ चूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ की और लिमिटिंग फैक्टर, तो इसको भी देखते हैं। तो देखो की और लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं। अ की और लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ लिमिटेड, जो कि लिमिटेड है इन सप्लाई, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन और सेल है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को और सेल्स को। तो ये रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन टाइम हो सकता है, कैपिटल हो सकती है आपकी, ठीक है। तो व्हेन वन ऑफ दीज इज़ लिमिटेड, अगर इनमें से कोई भी चीज़ क्या है, लिमिटेड है, तो ये क्या है, एक बैरियर बनता है आपको, क्योंकि आप प्रोड्यूस इतना नहीं कर सकते हो या उतना सेल नहीं कर सकते हो, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है की और लिमिटिंग फैक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बेसिस पे अब देखो हेल्प होती है कि ऑप्टिमाइज यूज़ करो, फिर अपने रिसोर्सेज का अगर कम है तो वाइजली यूज़ करो, है ना, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट आप उसमें से निकलवा सको। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना और फिर उस पर काम करते हो, तो बिजनेस ना बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बनाता है और हाईएस्ट प्रॉफिट कमाता है इस चीज़ से। फिर ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। की फैक्टर्स एनालिसिस ना हेल्प करते हैं मैनेजर की कि वो डिसीजन ले सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, चीज़ किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ना, कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको क्या है यूज़ करना है। स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट बजटिंग एंड प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है ये बजटिंग और प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। जब की फैक्टर आपको पता होंगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उस अकॉर्डिंगली प्लान करेगी, उस अकॉर्डिंगली क्या है बजट, सेल बजट, ये सारे बजट क्या है डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है हाईलाइट्स एरिया नीडिंग इंप्रूवमेंट, ये भी बताता है, ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई करते हो की फैक्टर को तो ये बताता है, ये हेल्प करता है बिजनेस की कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड कंपनी कैसे स्टेप लेगी इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के। नेक्स्ट है यूजफुल इन मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस। तो की फैक्टर एनालिसिस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जहाँ पे जो बिजनेस है वो ट्राई करते हैं कि अगर उन्हें अर्न करना है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं की फैक्टर क्या है, बेसिकली एक आपको ये बता रहा है कि इस चीज़ को पहचान, मतलब कि आप फाइंड आउट करो और फिर क्या उस पर काम करो, सो दैट आपका जो प्रॉफिट गोल है वो बेस्ट वे में अचीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन सेलिंग एट और बिलो मार्जिनल कॉस्टिंग मे बी जस्टिफाइड। क्या वो सर्कमस्टांसेस बता दो जहाँ पे अगर सेल कर रहे हो आप, ठीक है, पॉइंट पे या फिर उससे नीचे किसके, मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है, मे बी जस्टिफाइड हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब यूजुअली सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन, ऑब्वियसली बात है जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा ही होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, सो दैट आप प्रॉफिट अर्न करो। बट कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जहाँ पे बिजनेस क्या है सेल कर सकता है उस पॉइंट पे या उससे बिलो में भी मार्जिनल कॉस्ट के। तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, टू डिस्पोज ऑफ पेरिशेबल और ऑब्सोलीट स्टॉक, ऐसा जो स्टॉक है जो आपको अब हटाना है या वो पेरिशेबल हो चुका है या आउटडेट हो चुका है, तो आप क्या करते हो उसको लो प्राइस पे भी बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएगा पड़ा पड़ा, ठीक है, और वेस्ट हो जाएगा, तो इससे बढ़िया उसको क्या आप उस प्राइस से नीचे पे भी बेच सकते हो। नेक्स्ट है आपका टू एंटर अ न्यू मार्केट, जब आप नए मार्केट में जा रहे हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, क्रिएट करनी है आपको अपनी मार्केट की प्रेजेंस, तो एक कंपनी ना टेम्परेरली क्या कर सकती है, सेल कर सकती है लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को, इवन उसके मार्जिनल कॉस्ट के भी बिलो। फिर है नेक्स्ट टू मेंटेन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, कह रहे कि अगर मान लो डिमांड ही लो है तो भाई अब फैक्ट्री तो चलानी है आपको, तो आप क्या है स्मॉल लॉस भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि मशीन को चलाना है आपने, अपने वर्कर्स को रिटेन करके रखना है, ठीक है, अवॉइड करना है शट डाउन लॉसेज, तो यहाँ पे भी आप क्या है अपने मार्जिनल कॉस्ट से नीचे क्या है बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है टू गेट बल्क और स्पेशल ऑर्डर, समटाइम्स बिजनेस क्या है उसे वन टाइम ऑर्डर मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट इज़ नॉट द गोल, उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं है गोल, बट उनको क्या है आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, ठीक है, कवर करना है एटलीस्ट सम फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये भी केस होता है। नेक्स्ट है टू फेस कंपटीशन, जब उनको अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है तो उनको डिफेंड करना है मार्केट शेयर अपना, है ना, फाइट करना है कॉम्पिटिटर से बने रहना है, तो टेम्प्रेरी प्राइसिंग लो भी हो सकती है मार्जिनल कॉस्ट से नीचे। फिर है टू सेल जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, मान लो जो जब आपको सेल करना है जो भी बाय प्रोडक्ट है या कोई भी अमाउंट रिकवर्ड इवन बिलो कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 बार आया है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसे आप यूज़ करते हो जब आपको कंपेयर करने हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव, ठीक है, आप इसमें फोकस करते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है इनकी टोटल कॉस्ट में और रेवेन्यू में, ठीक है, इसको कंपेयर करते हो। अभी आपकी हेल्प करता है सेलेक्ट करने में कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, आप इसमें एनालाइज करते हो कि क्या चेंजेस आएंगे कॉस्ट में, प्रॉफिट में जब एक बिजनेस डिसीजन लेगा। तो ये यूज़फुल कैसे होती है डिसीजन मेकिंग में, देखो बिकॉज इन बिजनेस डिसीजन
आर फन अबाउट चूजिंग वन ऑप्शन। बिजनेस में आपको क्या डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन एक चुनना है दूसरे से, ठीक है। एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपको फिर बताती है कि व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा सेविंग इफ़ वी चूज़ वन ऑप्शन, कि अगर आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी या फिर कितनी एक्स्ट्रा सेविंग आपको आएगी। तो हाउ डिफरेंशियल कॉस्टिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो देखो ये आपको ना ये बताती है कि कोई चीज़ को खुद बनाओ या बाहर से लेके आओ। शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये इसमें आपकी हेल्प करती है। फिर कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है किसी स्पेशल ऑर्डर को, ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि वेदर टू एक्सेप्ट वन टाइम स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, कि लो प्राइस पे भी आप क्या है एक ही टाइम पे जो वन टाइम ऑर्डर मिला है आपको वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपको ये बताती है। चूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, कह रहे जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स क्या आपको हायर प्रॉफिट देगा। फिर है ऐड और ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन, कह रहे हैं कि जो कंपनी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को या शट डाउन कर देना चाहिए प्रोडक्ट को या ब्रांच को। यहाँ पे भी क्या है डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसेस, ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि डिसाइड बिटवीन डिफरेंट मेथड्स, जो भी आपके मेथड्स हैं अलग अलग प्रोडक्शन के, तो कौन सा आपका बेस्ट है। आप इसमें कंपेयर करते हो कि सब मेथड में कॉस्ट क्या लग रही है, फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड को आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो की कंसेप्ट इन डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या है, जैसे डिफरेंट आप क्या इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट देखते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन बी, जो डिफरेंस आया फोकस करते हो आप ओनली दोज कॉस्ट में दैट चेंज, जो कि चेंज होती है बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है ओनली इफ दे आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ये हेल्प करती है आपको चूज़ करने में बेस्ट पाथ। कंपेयर करते हो आप इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को और एक्स्ट्रा बेनिफिट को, और उस बेसिस पे आप क्या है डिसाइड करते हो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वही मेक और बाय डिसीजन में ये आपकी हेल्प करती है कि प्रोडक्ट को आपको बनाना है कंपनी में या बाहर से खरीदना है, फिर एक्सेप्ट करना है स्पेशल ऑर्डर को या रिजेक्ट करना है, टोटल कॉस्ट देखते हो आप, फिर उस बेसिस पे डिसीजन लेते हो। वही ऐड करना है या ड्रॉप करना है किसी प्रोडक्ट लाइन को, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कैसे करना है, या ऑल्टरनेटिव प्रोसेस आप कौन सी सेलेक्ट कर सकते हो, या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिसीजन भी आप इसकी हेल्प से ले सकते हो। डिसाइड कर सकते हो कि वेदर टू एक्सपेंड और रिड्यूस द स्केल ऑफ ऑपरेशन, बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन को। फिर है प्राइसिंग डिसीजन, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में प्राइस क्या होना चाहिए स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन, कह रही ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं हम इसमें उनकी कॉस्ट को। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ये हेल्प करती है मैनेजर की चूज़ करने में बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, कैसे फोकस करके ओनली ऑन कॉस्ट में और रिवेन्यू में, जो कि चेंज होते हैं बिटवीन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आए हैं, तो होप आपको समझ आए होंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर किए हैं इसी चैनल पे, इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी आपको देख लेने हैं। उस एक वीडियो में भी 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, रिलेटेड टू वन टॉपिक, तो वो भी आप देख लेना और ये भी देख लेना। तो इस तरीके से आपके टॉपिक हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, होप समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।